हिंदी साहित्य सेकंड ईयर के दूसरे प्रश्न पत्र में आज हम बहुत बड़ा सवाल एकांकी का अध्ययन करेंगे। बहुत बड़ा सवाल एकांकी मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई है। इस एकांकी का अध्ययन करने से पहले हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार मोहन राकेश का व्यक्तित्व, उनकी एकांकी कला की विशेषता के बारे में हमें जानना आवश्यक है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आपके महत्वपूर्ण है कि मोहन राकेश की एकांकी कला की विशेषता से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। मोहन राकेश का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था 8 जनवरी 1925 को। अमृतसर में इनके पिता रहते थे और पेशे से वे वकील थे, पर कोई आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। इसका कारण यह था कि एक सफल वकील तो थे इनके पिता, किंतु जो जमाने की जो एक तामझाम की जो एक आवश्यकता होती है आगे बढ़ने के लिए, है ना, वह चीज़ उनमें नहीं थी। सरल और सीधे व्यक्तित्व के धनी थे उनके पिता, और उसके अभाव के कारण ही उनका परिवार आर्थिक स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जाती थी। उनका पारिवारिक जीवन, मोहन राकेश जी का पारिवारिक जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण बीता और सदैव उन्हें आर्थिक संकटों से जूझना पड़ा या उनका सामना करना पड़ा। राकेश जी ने अपने परिवार का चित्र या अपने जीवन का जो चित्र है पारिवारिक जीवन का, वह स्वयं इस स्थिति में जो उन्होंने व्यक्त किया है, वह हम यदि मोहन राकेश के ही लिखे हुए अंश को पढ़ें तो और ज़्यादा हमारे लिए सार्थक होगा और ज़्यादा हम अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। अपने पारिवारिक जीवन का चित्र मोहन राकेश जी ने इस प्रकार अंकित किया। घर में शीलन रहती है, नालियों से बदबू उठती है, सीढ़ियाँ अंधेरी है, घर में दम घुटता है, अंदर गली में भाग जाता हूँ, रो रो कर बीमार हो जाता हूँ। यह घुटन, यह तनाव उन्हें चाहे कुछ और दे सके या नहीं, किंतु उतना तय है कि उनकी भावुकता, उनकी साहित्यिक प्रतिभा, उनका यथार्थ बोध, परिस्थितियों से जूझने की उनकी जो क्षमता थी, सब कुछ उस घुटन भरे वातावरण की ही देन थी। मुक्ति की वो छटपटाहट जो उनके प्रत्येक नाटक में हमें अंतः शलीला के रूप में प्रवाहित होती दिखाई देती है, वह भी निश्चय ही उस वातावरण की ही देन थी। तभी तो वे हिंदी साहित्य के विविध जो विधात्मक क्षेत्र हैं उसमें वे एकाएक उभर कर हमारे सामने आए थे। यह तथ्य सही है कि प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में जो प्रत्यक्ष रूप से जो परिस्थितियाँ होती है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। फिर कलाकार तो संवेदनशील होता है और उसकी संवेदनशीलता उस परिस्थितियों के सूक्ष्म प्रभाव में पढ़ करके और तीव्रता के साथ उसको ग्रहण करती है। वह संवेदनशीलता ही है जो परिस्थितियों के कारण उसे बहुत अधिक भावुक या बेपरवाह की प्रवृत्ति भी उसमें उत्पन्न कर देती है। मोहन राकेश की उम्र जब 16 वर्ष की थी तभी उनके सिर से पिता का साया उठ गया था। यह उनके भावुक मन पर परिस्थितियों का बहुत बड़ा एक कठोर आघात था। मोहन राकेश को अनवरत संघर्ष करना पड़ा और संघर्षों से जूझना पड़ा। उनका बाहरी और आंतरिक जो व्यक्तित्व है उसमें संघर्षों के कारण ही एक नया निखार आया और उनका कलाकार मन उस परिस्थितियों की सीढ़ी पर चढ़ करके तीव्र से और अधिक तीव्रतर होता गया, जिसका आभास हमें उनकी विविध नाट्य रचनाओं में मिल जाता है। विषम परिस्थितियों में भी मोहन राकेश ने अपनी शिक्षा के क्रम को टूटने नहीं दिया था। यह उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जा सकती है। आरंभिक शिक्षा अमृतसर में प्राप्त करने के बाद वे लाहौर चले गए थे और ओरिएंटल कॉलेज में प्रविष्ट होकर बड़ी कर्मठता और सजगता से संस्कृत में पहले एमए किया। फिर जीवन के कार्य क्षेत्र में वे प्रवृत्त हुए, बम्बई में अध्यापन कार्य शुरू किया, किंतु वहाँ से त्यागपत्र देकर के वे शिमला चले गए थे। मोहन राकेश के व्यक्तित्व में अनेक जो आयाम हमें दिखाई देते हैं वह इन घटनाओं से ही समझ सकते हैं कि कुछ दिनों के पश्चात टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्र समूह में प्रकाशित होने वाली सारिका नामक पत्रिका का संपादन किया। वे स्वच्छंदतावादी व्यक्तित्व के धनी थे, इसलिए उन्होंने अपने गुम्मकड़ स्वभाव के अनुरूप लंबी लंबी यात्राएं की, अलग अलग नौकरियां की और अपनी स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण का ही परिणाम है कि विवाह भी उन्होंने एक से अधिक ही किए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि कमलेश्वर ने मोहन राकेश के संबंध में जो टिप्पणी की है वह काफ़ी गौर करने योग्य है।
वे कहते हैं, और यही सबसे बड़ा इल्ज़ाम उस पर है कि वह टिकता नहीं है। वह निहायत गैर जिम्मेदार अनुशासनिक व्यक्ति है और संवेगों के आवेश में काम करता है। एक सही काम करते करते तुनक कर गलत काम कर बैठता है और डाक बंगलों में रहने को जिंदगी समझता है। ऊपर से यह सब सही लगता है। आज वो मुंबई में है, कल वो अफ्रीका में हो सकता है। बड़ी बेहतरीन जिंदगी है मेरे इस दोस्त की। कमलेश्वर का यह कथन मोहन राकेश की संपूर्ण जो व्यक्तित्व है उसको हमारे सामने प्रकट कर देता है। यह कथन उनके बाहरी और आंतरिक व्यक्तित्व को प्रकट करता है कि किस तरीके से वे अपना जीवन जीते थे। लेकिन धीरे धीरे जब जैसे जैसे उम्र की ढलान पर वे पहुंचने लगे तो उनमें एक ज़बरदस्त अनुशासन प्रियता देखने को हमें मिल जाती है। अपने जीवन और भविष्य के प्रति मोहन राकेश की जो दृष्टि थी वैसे वो बहुत सजग और स्पष्ट कही जा सकती है। यदि हम मोहन राकेश के ही शब्दों में कहें तो उनके अनुसार मेरा भविष्य विशाल समुद्र में एक लंबे और अनिश्चित यात्रा की तरह है। वास्तव में उनकी जीवन यात्रा लंबी तो प्रमाणित न हो सकी, किंतु वह अनिश्चित अवश्य ही प्रमाणित हुई। और वह एक सुकून उस दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि उनका जो व्यक्तित्व है वह एक शुद्ध, खरा, स्पष्टवादी जो व्यक्ति है उस प्रकार का व्यक्तित्व उनका माना जा सकता है। अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में खुद मोहन राकेश कहते हैं कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ यह कभी मन में स्पष्ट नहीं रहता। जो कुछ लिखा जाता है यह सब अधूरा या अतिरिक्त लगता है। लिखते हुए लगता है कि एक मकड़ी कागज पर बेकार का जाला बुन रही है। सिर बाईं तरफ तिरछा कर लेने से जाला बुनने की शुरुआत हो जाती है और रेशों की तरह कागज पर लकीरें बनने लगती है। फिर पर अंदर फड़फड़ाते कीड़े को यह जाला नहीं, कुछ और चाहिए, कुछ और। इस तरीके से वह अपनी बात को व्यक्त करते हैं। मोहन राकेश के व्यक्तित्व के जो विभिन्न पहलू हमने देखे हैं, इससे हम उनके साहित्य की जो समझ है उसको भी देख सकते हैं कि मोहन राकेश ने अपने विभिन्न जो नाटक के रूप में वे अधिक प्रसिद्ध हुए थे, हिंदी नाटक को भारतीयता के स्तर पर यदि प्रतिष्ठित करने का प्रयास किसी आलोचक या नाटककार के द्वारा किया गया तो वो मोहन राकेश ही थे। उसे मौलिक, स्वतंत्र और जटिल जो रूप है भारतीयता का उसे उन्होंने प्रदान किया। उन्होंने हिंदी नाटक को आधुनिक द्वंद्व, समकालीन चेतना और संवेदना से युक्त किया। हिंदी रंगमंच, निर्देशक और अभिनेता, दर्शकों की विशेष सत्ता और प्रतिष्ठा उनको मिली। रंगमंच और नाटक एक दूसरे के उन्होंने पर्याय बताई। मोहन राकेश ने नाट्य भाषा को उसकी सृजनात्मकता दी थी। नाट्य भाषा, नाटक में शब्द की खोज उनकी मुख्य दिशा थी। उन्हीं के नाटकों से नाट्य समीक्षा के संदर्भ में कई प्रश्न उठने शुरू हुए जो धीरे धीरे हिंदी नाटक के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हुए और उन्हें नाटक समीक्षा की एक स्वतंत्र दृष्टि भी मिली थी हिंदी साहित्य को। विभिन्न कला माध्यम जो थे, रंगमंच, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म, इन सब के बीच में वे परस्पर संबंध स्थापित करना चाहते थे। उनके 3 नाटक तो बहुत प्रसिद्ध हुए थे। एक तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। इन नाटकों में उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित किया हिंदी नाटकों में। जो बाद में उनके अन्य एकांकी नाटक प्रस्तुत हुए उनमें पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और ये एकांकी संग्रह उनके बहुत प्रसिद्ध हुए। रात बीतने तक तथा अन्य ध्वनि नाटक संग्रह उनके विविध नाट्य प्रयोग है। पाठ्य पुस्तक में जो उनके एकांकी लगाई हुई है वह बहुत बड़ा सवाल। यह एक व्यंग्यपूर्ण एकांकी है जिसमें राम भरोसे, श्याम भरोसे, मनोरमा, प्रेम प्रकाश, रमेश, मोहन, सत्यपाल, दीनदयाल आदि कई पात्र इस एकांकी में हमारे सामने दिखाई देते हैं। जो धीरे धीरे उनकी जो आपसी बातचीत होती है उसमें जो पहला ही हमारे सामने दृश्य उभर जाता है कि जब राम भरोसे कहता है कि ससुर ये रोज रोज ये मीटिंग होगी तो किसकी जान रहेगी। आज का एक जन्मदिवस होकर निकलता है, कल दूसरे का मरण दिवस आ जाता है। यह कथन इस तथ्य को बताता है कि वर्तमान जो समय में जो बड़े बड़े जो मीटिंग होती हैं, जो प्रशासनिक स्तर पर जब मीटिंग होती है, सभाएं होती है, उनमें निकलता कुछ भी नहीं है, निर्णय कुछ भी नहीं होता। केवल
समय की बर्बादी ही होती है। इस तथ्य को यहाँ पर हमारे सामने प्रकट किया। इसी तरह पेज संख्या 84 और 85 के अंतर्गत जो वक्तव्य हमारे सामने आया है, उसके अंतर्गत मोहन राकेश जो अपना संबोधन देना चाहते हैं, उसमें वे श्याम भरोसे और राम भरोसे की जो आपसी वार्तालाप है उसके माध्यम से इस एकांकी का समस्त कथानक वे हमारे सामने रखते हैं। उस कथानक का जो सार बिंदु है उसमें कि जो 5:30 बजे मीटिंग शुरू होनी थी, वह मीटिंग लंबे समय तक शुरू नहीं हो पाती है और सभी जो हैं एक दूसरे की बकबक और केवल आपसी व्यर्थ की बातचीत में ही पूरा समय जाया हो जाता है। इस पर व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से इन्होंने, मोहन राकेश ने श्याम भरोसे और राम भरोसे के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त किया और बीच में जो अन्य पात्र शर्मा आया है वह इस व्यंग्यपूर्ण उक्ति को सर्वाधिक सशक्त आधार प्रदान करता है। जैसे शर्मा यह कहता है कि 5:30 मीटिंग शुरू होनी थी, 5:45 हो चुके हैं, लोग देर से आए, फिर भी तुम लोग तैयार है ना। शर्मा बकबक मत करो, काम करो, अभी काम बाकी है। ये कथन शर्मा के इस एकांकी के, मोहन राकेश की इस एकांकी के जो मूल संबोधन है कि मीटिंगों सभाओं में जो आयोजित की जाती है उसमें जो निर्णय लेने की प्रवृत्ति अपनाई जाती है वह बड़ी ढीली होती है और उसके आधार पर इस तथ्य को प्रतिपादित किया गया है कि समय का किसी को कोई ख्याल नहीं होता है, केवल अपना स्वार्थ और लालच ही इसमें महत्वपूर्ण बात रहती है। इसी तरह पेज संख्या 86 और 87 के अंतर्गत जो संतोष, गुरप्रीत, कपूर, मनोरमा की जो बातचीत दिखाई गई है, वह बातचीत इस एकांकी के कथानक, उसके संवाद और उसके उद्देश्य को हमारे सामने प्रकट करती है। जब बातचीत में कपूर कहता है कि मैं पहले ही कहता था इस आदमी को चेयरमैन नहीं बनना चाहिए, आज छुट्टी का दिन है, वैसे भी ठंडे, घर में रजाई में दुबक कर सो रहा होगा, सॉरी घर में नहीं होगा, वह आज होगा उसके यहाँ, किसके यहाँ, प्लीज़ जाने दो। इस तरह की जो बातचीत है, उस बातचीत में जो एकांकी में जो स्वार्थी और लालची व्यक्ति है उन पर एक तीखा व्यंग्य प्रकट किया गया है कपूर के माध्यम से। और हर कोई व्यक्ति जो अपने स्वार्थ की चिंता करता है किंतु अपने दायित्व पर करते हुए तथा मर्यादा की चिंता किसी को नहीं होती है, उसी अमर्यादित व्यवहार की ओर कपूर ने इस एकांकी में हमारा ध्यान आकर्षित किया जब ये कहते हैं कि सॉरी घर में नहीं होगा, वह होगा आज उसके यहाँ, किसके यहाँ, प्लीज नाम तो जान लेने दो, प्लीज प्लीज। इस तरह का संबोधन देकर के उसके बारे में कहा जाता है कि उसका चरित्र पर एक प्रकार से सीधा आरोप कपूर के द्वारा यहाँ पर लगाया जा रहा है। इस एकांकी के पेज संख्या 88 और 89 के अंतर्गत जो मोहन राकेश के द्वारा संबोधन दिया गया है कि कपूर के माध्यम से कि क्यों न मीटिंग कैंसिल करके सब लोग कैंटीन में मिलकर चाय पिएं, मीटिंग कैंसिल नहीं होगी, आज की छुट्टी तो बर्बाद हुई, फिर एक और छुट्टी बर्बाद करनी पड़ेगी। यह कथन इस तथ्य को बताता है कि सरकारी स्तर पर जो भी कार्यालय होते हैं प्रशासनिक स्तर, उसमें जो मीटिंग आयोजित की जाती है उसमें केवल समय की बर्बादी होती है। शर्मा इस चीज़ का घोर विरोध करता है कि मीटिंग कैंसिल नहीं होनी चाहिए, चाहे आज की छुट्टी तो बर्बाद हुई है और अगली एक और छुट्टी भी बर्बाद होगी। इस दृष्टिकोण से शर्मा की बात दूसरे लोगों को अच्छी नहीं लगती है और कपूर जैसा जो व्यक्ति है वह त्यागपत्र देने तक उतारू हो जाता है। तो यह जो कथन है कपूर का कि वह त्यागपत्र कैसे दे सकते हो तुम, क्षमा करें, शर्मा त्यागपत्र देने को मजबूर हो जाता है। वह इस प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न मीटिंगों, सभाओं और आपसी सम्मतियों जो समितियां होती हैं उसमें वार्ता की बजाय, बड़े निर्णय लेने की बजाय व्यवहारिक स्तर पर देखें तो वहां पर कार्य कुछ नहीं होता। इसी आधार पर शर्मा त्यागपत्र देने के लिए कहता है, मैं तो इसी वक्त त्यागपत्र देने को तैयार हूँ, आप लोग मंजूर कर लीजिए। लेकिन संतोष और कपूर ना उसकी इस बात पर थोड़ा सा अप्रसन्नता व्यक्त करते हैं और उसको मनाने का प्रयास भी करते हैं और उनके सामने ही सेक्रेटरी शर्मा जिंदाबाद कह करके उसकी प्रशंसा करके उसे त्यागपत्र न देने के लिए वहाँ पर बाध्य किया जाता है। तो इस उक्त एकांकी में अब तक का जो हमारे सामने कथानक सामने आया है, उस कथानक में जो प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न जो कल्याण हेतु बनाई गई जो विभिन्न समितियां होती है, उस समितियों में कार्य के नाम पर कुछ भी नहीं होता, बल्कि केवल
समय का की खराबी और जो कर्तव्य होते हैं उसकी पालन न करके केवल व्यक्ति अपने स्वार्थ, अपने अधिकारों के प्रति ही केवल सजग रहता है, या उसका स्वार्थी जो व्यक्तित्व है वह हमारे सामने प्रकट होता है।